हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी का और एक सेशन लेके आए हैं जो 12/3/2021 का सेट हुआ था। दोस्त बता देते हैं कि हम एनटीपीसी का ओरिजिनल पेपर का एनालिसिस करवा रहे हैं जिसमें 40 प्रश्न जीए का आता है। 40 प्रश्न जीए को आता है। अगर साथ में एनटीपीसी का अगर बात करिएगा तो यहाँ ओरिजिनल पेपर का मैथ का भी एनालिसिस करवाया जा रहा है। अगर आप मैथ का सेशन नहीं देखे हैं तो मैथ का सेशन भी देख सकते हैं। काहे कि ओरिजिनल पेपर से ही आपको अनुमान लगेगा कि किस हिसाब से पेपर सेट किया जाता है। साथ में जिनका एलपी टेक्नीशियन और साथ में जेई का पेपर लगा हुआ है तो यहाँ से साइंस का फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, उसका भी सेशन लाया जा रहा है। इसमें अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री का आया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का फास्ट रिवीजन चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, ये भी इस क्लास से भी जुड़ सकते हैं। दोस्त बता देते हैं कि इसका पीडीएफ है जो टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं, आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा। आज का पहला प्रश्न में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे। 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्रता दिवस के समारोह के दौरान महात्मा गांधी जी कहाँ थे। तो महात्मा गांधी जी उस समय कहाँ थे तो कोलकाता में थे। महात्मा गांधी कहाँ थे तो कोलकाता में थे। अगर महात्मा गांधी का बात करेगा तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। अगर महात्मा गांधी से जुड़े पॉइंट अगर बात करिएगा तो चंपारण सत्याग्रह कब किए थे तो 1917 में किए थे। चंपारण सत्याग्रह कब किए तो 1917 में किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेगा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। फिर बात करेगा इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। और पूना पैक्ट से बात करेगा तो पूना पैक्ट कब हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। बात करते हैं महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। अगर इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे तो बी आर अम्बेडकर जी लिए थे। बी आर अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु के लिए प्रदत्त बीमा कवर राशि कितनी है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु के लिए प्रदत्त बीमा कवर राशि कितनी दी जाती है तो 2 लाख रुपया राशि दी जाती है। दुर्घटनाग्रस्त मनुष्य को मृत्यु के बाद कितना राशि दिया जाता है तो 2 लाख रुपया दिया जाता है। और एक कौन सा स्कीम में है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दिया जाता है। 2 लाख रुपया दिया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करता है तो राष्ट्रपति का प्रभार ग्रहण करता है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष और पदेन अध्यक्ष राज्यसभा के कौन होते हैं तो वॉइस प्रेसिडेंट होते हैं। पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं तो वॉइस प्रेसिडेंट होते हैं। अगर मानते हैं कि वॉइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो अब कौन कार्य करेंगे तो उनके जगह पर काम करेंगे कौन तो उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश काम करते हैं। अगर मानते हैं कि प्रेसिडेंट भी ना हो और वॉइस प्रेसिडेंट भी नहीं हो तो उसके जगह पर फिर कौन काम करते हैं तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश काम करते हैं। अगर राष्ट्रपति का बात करिएगा तो राष्ट्रपति के पद की चर्चा कितने हैं तो आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। अगर बात करेगा कि शपथ की चर्चा कितना में है तो शपथ की चर्चा है 60 में। और अगर बात करेगा महाभियोग लगाया जाता है 61 के तहत। और राष्ट्रपति क्षमा दान करते हैं आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा दान करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा तो ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई भी तट रेखा नहीं है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई भी तटीय रेखा या तट रेखा नहीं है तो बिहार की तट रेखा नहीं है। बिहार की तट रेखा नहीं है। बाकी गुजरात तट रेखा साझा करता है, पश्चिम बंगाल भी साझा करता है और आंध्र प्रदेश भी साझा करता है। अगर सबसे लंबी तट रेखा बात करेगा तो सबसे लंबी तट रेखा कौन साझा करता है तो गुजरात तट करता है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा है जो भारतीय राज्य है जो तट रेखा का साझा नहीं करता है तो बिहार है जो तट रेखा का साझा नहीं करता है। अगले प्रश्न देखिएगा।
इस प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। इनमें से कौन सी जनजाति है जो अंडमान और निकोबार, अगर बात करेगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है तो सेंटिनली है। सेंटिनली जनजाति है जो अंडमान और निकोबार समूह से संबंधित है। अगर अंडमान निकोबार की बात करेगा कि इसका राजधानी कहाँ है, इसका राजधानी था पहले कहाँ था तो पोर्ट ब्लेयर था। पोर्ट ब्लेयर पहले राजधानी था, कि इसी को चेंज करके विजयपुरम कर दिया गया है, नाम चेंज करके विजयपुरम किया गया है। तो विजयपुरम इसका नया राजधानी है जो नाम चेंज किया गया है, पहले क्या था तो पोर्ट ब्लेयर था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न अगर बात करते हैं भील जनजाति, तो सबसे ज्यादा भील जनजाति कहाँ पाया जाता है तो एमपी में पाया जाता है। सबसे भील जनजाति कहाँ है तो एमपी में पाया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि किस वर्ष इसरो ने विशिष्ट रूप से शैक्षणिक क्षेत्र के लिए समर्पित उपग्रह एजुसैट का प्रक्षेपण किया था। किस वर्ष में इसरो ने विशिष्ट रूप से शैक्षणिक क्षेत्र के लिए समर्पित उपग्रह एजुसैट को परीक्षण किया था। एजुसैट को परीक्षण किया था, तो एजुसैट को परीक्षण किया था 2004 में। 2004 में एजुसैट को परीक्षण किया था। अगर बात करते हैं इसरो का, तो इसरो का गठन कब हुआ था तो इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को गठन हुआ था। अगर बात करेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो हेडक्वार्टर इसका है बेंगलुरु में। हेडक्वार्टर कहाँ है तो बेंगलुरु में है। अगर बात करेगा कि पहला अध्यक्ष कौन थे तो पहला अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। पहला अध्यक्ष का पूछेगा कि पहला अध्यक्ष कौन थे तो विक्रम साराभाई पहला अध्यक्ष थे। अगर वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो एस सोमनाथ है जो वर्तमान अध्यक्ष है। तो इसरो का गठन कब हुआ था तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है तो बेंगलुरु में है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो विक्रम साराभाई थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो एस सोमनाथ है। अगर यही बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में, अगर डीआरडीओ का अगर बात करिएगा तो डीआरडीओ का गठन जो हुआ था वो गठन हुआ था 1958 में इसका गठन हुआ था। अगर हेडक्वार्टर का बात करेगा तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर अध्यक्ष का बात करेगा तो अध्यक्ष है डॉक्टर समीर कामत इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। तो डीआरडीओ का गठन हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर हुआ न्यू दिल्ली में और डॉक्टर समीर कामत अभी अध्यक्ष है। तो आपसे प्रश्न बोला है कि उपग्रह एजुसैट को कब परीक्षण किया गया था तो 2004 में परीक्षण किया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है। निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है तो ये फ्रूट बैट है। कौन सा तो फ्रूट बैट है। अगर वायरस का बात करेगा तो वायरस से कौन सा होता है तो एड्स किससे होता है तो वायरस से होता है। अगर पूछेगा कि डेंगू किससे होता है तो डेंगू भी होता है वायरस से होता है। अगर हम बात करते हैं कि पोलियो किससे होता है तो पोलियो भी होता है किससे तो वायरस से पोलियो भी होता है। डेंगू से होता है एडीज मच्छर को काटने से, एडीज मच्छर को काटने से वह का काम करता है। और एड्स हो गया जो कौन सा है तो एड्स भी एक क्या है तो वायरस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है। तो आपको पता है कि जब मेरा कोई भी कंटिन्यू अगर सेशन देख रहे होंगे तो आपको हम इनपुट और आउटपुट के बारे में जरूर जिक्र करते होंगे। और देखिएगा यहाँ सीधे पूछ लिया गया है कि बताइए कि इनमें से कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस है। तो ये बताइए कि आउटपुट डिवाइस में प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया। अगर बात करेगा तो स्पीकर भी है जो क्या है तो आउटपुट है। स्पीकर हो गया वो क्या है तो आउटपुट है। तो याद रखिएगा कि आउटपुट में कौन कौन सा हो जाता है तो प्लॉटर हो जाता है, प्रिंटर हो जाता है और मॉनिटर हो जाता है और स्पीकर होता है जो आउटपुट में है। अगर इनपुट का अगर बात करिएगा कि इनपुट में कौन कौन सा है इनपुट का, तो इनपुट में याद रखिएगा कि कीबोर्ड, फिर माउस याद रखिएगा, माउस के बाद हो गया माइक्रोफोन, फिर स्कैनर याद रखिएगा, स्कैनर। ये इतना है जो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन और स्कैनर है जो इनपुट डिवाइस हो गया। अगर आउटपुट का पूछेगा तो प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया और स्पीकर हो गया जो क्या है तो ये आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र है जो बिम्स्टेक का संगठन का सदस्य नहीं है।
बीम स्टेक का संगठन का सदस्य नहीं है तो मालदीव नहीं है। मालदीव बीम स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। अगर बीम स्टेक का अगर बात करेगा तो बीम स्टेक का गठन हुआ था 1997 में। 1997 में कहाँ हुआ था? तो ढाका में गठन हुआ था। ढाका में इसका स्थापना हुआ था 1997 में। अगर बात करेगा कि बीम स्टेक में कितने सदस्य हैं, तो बीम स्टेक में सदस्यों की संख्या कितना है? तो 7 है। सदस्यों की संख्या 7 है। गठन कब हुआ था? तो 1997 में गठन हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। अगर यही बात करते हैं सार्क के बारे में, तो सार्क का याद रखेगा कि सार्क में मेंबर कितना है? तो टोटल मेंबर सार्क में कितना है? तो 8 मेंबर होता है। सार्क में मेंबर की संख्या 8 हो गया। गठन पूछेगा कि गठन कब हुआ था? तो 1985 में इनका गठन हुआ था। सार्क का गठन कब हुआ था? तो 1985 में, और काठमांडू में हुआ था। नेपाल के काठमांडू में इसका गठन हुआ था। काठमांडू में गठन हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और सार्क में कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव, जो बीम स्टेक का सदस्य नहीं है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि भारत में इनमें से किस सार्क के सेंटर की स्थापना की गई थी? भारत में इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई थी? तो सार्क सेंटर की स्थापना की गई थी कौन सा? तो सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर को भारत में इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई थी? तो सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर को स्थापना किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर सार्क का बात करेगा तो अभी हम बताए हैं कि सार्क का गठन कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। अगर बात करेगा कि इसका गठन कहाँ हुआ था? तो काठमांडू में हुआ था। काठमांडू में हुआ था। कहाँ? तो नेपाल में। काठमांडू नेपाल में। अगर सदस्य बात करेगा तो टोटल सदस्य कितना है? तो 8 सदस्य है। अगर 8 सदस्य का बात करेगा तो कौन कौन है? तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश के बाद भूटान हो गया, भूटान के बाद भारत हो गया, भारत के बाद मालदीव हो गया, और मालदीव के बाद नेपाल, याद रखिएगा नेपाल, और नेपाल के बाद लास्ट कौन होता है? श्रीलंका हो गया। ये बताइए कि अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, भूटान हो गया, फिर याद रखिएगा मेघालय, क्या बोलते हैं, मालदीव हो गया, मालदीव के बाद नेपाल हो गया, और नेपाल के बाद कौन सा हो गया? तो श्रीलंका हो गया। तो 8 मेंबर हो गया। गठन हुआ था 1985 में। और कहाँ हेडक्वार्टर था? तो शुरुआती गठन हुआ था काठमांडू नेपाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक संस्कृति नृत्य है? बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो, अगर बात करिएगा किसका? तो चेरो नृत्य किस राज्य के पारंपरिक संस्कृति नृत्य है? तो ये मिजोरम के है। मिजोरम के चेरो है जो पारंपरिक संस्कृति नृत्य है। अगर मिजोरम का बात करेगा तो चापचर कूट भी यही है। चापचर कूट भी कहाँ मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया कि पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं? पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक है? तो एक किनका है? तो कथक के हैं। कहाँ? तो कथक के। और ये उत्तर भारत में अगर बात करेगा तो उत्तर भारत का नृत्य है, उत्तर भारत का नर्तक है, उत्तर भारत का नर्तक है। उड़ीसा का अगर बात करेगा तो उड़ीसी है, जो कहाँ का है? तो उड़ीसा का हो गया। भारतनाट्यम कहाँ का हो गया? तो तमिलनाडु का हो गया, तमिलनाडु का। अगर कुचिपुड़ी का अगर बात करेगा तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भारतनाट्यम तमिलनाडु, उड़ीसी हो गया उड़ीसा का, और कथक हो गया उत्तरी भारत का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी? काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर काकोरी ट्रेन डकैती का अगर बात करते हैं तो काकोरी ट्रेन डकैती में अशफाक उल्ला खान थे, अशफाक उल्ला खान हो गए, रोशन राज हो गए, रोशन के बाद राजेंद्र लाहरी हो गए, और फिर हो गए राम प्रसाद बिस्मिल। अगर हम बात करते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं, 1925 में हुआ था। कब? तो 9 अगस्त को हुआ था। अगर इसमें कौन कौन जुड़े हुए थे? तो अशफाक उल्ला खान जुड़े हुए थे, अशफाक उल्ला खान जुड़े हुए थे, फिर राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े हुए थे, फिर रोशन राज जुड़े हुए थे, फिर राजेंद्र लाहरी जुड़े हुए थे,
लाहरी, राजेंद्र लाहरी जुड़े हुए थे। तो ये बताइए काकोरी ट्रेन डकैती में 1925 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल हो गया, रोशन राज हो गया, राजेंद्र लाहरी हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी नहीं है। कौन सी कंपनी है जो नवरत्न कंपनी नहीं है? तो इंजीनियर इंडिया लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी है, ऑल इंडिया लिमिटेड भी है, लेकिन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है जो नवरत्न कंपनी में नहीं है। अगर नवरत्न कंपनी का अगर बात करते हैं तो नवरत्न कंपनी कुल कितने हैं? तो नवरत्न कंपनी अभी भारत में टोटल कितना कंपनियां हैं? तो 13 कंपनियां हैं जो नवरत्न कंपनी में है। तो 13 में ये भी शामिल है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल है, ऑल इंडिया भी शामिल है, लेकिन भारत नवरत्न कंपनी में भारतीय विमानपत्तन है जो शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो कॉरपोरेशन बैंक है, यूके बैंक भी है, इंडियन ओवरसीज भी बैंक है, लेकिन साउथ इंडियन बैंक जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर बैंक का बात करते हैं तो आरबीआई के लिए एक्ट कब आया था? तो 1934 में एक एक्ट आया था, और इसका गठन कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। 1935 में हुआ था। अगर राष्ट्रीयकरण का बात करेगा कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। अगर आरबीआई का बात करिएगा कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर थे। अगर बोलेगा कि प्रथम गवर्नर कौन था? तो ओ स्वर्ण स्मिथ थे। ओ स्वर्ण स्मिथ थे जो प्रथम गवर्नर थे। और भारतीय पूछेगा तो सीडी देशमुख हुआ। गठन कब हुआ था? एक्ट कब आया था? तो 1934 में। लागू कब हुआ? 1935 से। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? तो यह बुझ जाएगी। ये क्या होगा? बुझ जाएगा। अगर मानते हैं कि ये अगर जल रहा है और इसको अगर कांच से झाँक दीजिएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? तो बुझ जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न इसमें कहा गया है, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो असम में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, लेकिन डंपा टाइगर रिजर्व असम में स्थित नहीं है। अगर डंपा टाइगर रिजर्व का अगर बात करेगा तो ये कहाँ स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है। मिजोरम में स्थित कौन सा है? तो डंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। अगर बात करेगा कि असम में कौन कौन है, तो काजीरंगा हो गया, नमेरी हो गया और मानस हो गया। ये सारा कहाँ का है? तो असम का है, सारा असम में है। अगर असम में बात करेगा तो माजुली द्वीप भी कहाँ है? माजुली द्वीप असम में ही है। और माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा द्वीप है? तो माजुली द्वीप है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, तो डंपा टाइगर रिजर्व जो असम से जुड़ा हुआ नहीं है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि भारत में कितने हैं जो जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है? भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थित है? तो भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने स्थित है? तो भारत में 4 हॉटस्पॉट स्थित है। 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थित है। अगर 4 का बात करेगा तो पहला में आता है हिमालय। अगर दूसरा का बात करेगा तो दूसरा है पश्चिम घाट हो गया। अगर तीसरा का बात करेगा तो तीसरा में हो गया इंडो बर्मा। और चौथा का अगर बात करेगा तो चौथा में हो जाता है सुंदर देश या सुंदरलैंड। और कहाँ पड़ता है? तो अंडमान निकोबार में पड़ता है। तो याद रखिएगा कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो 4 गो है। हिमालय हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, इंडो बर्मा हो गया और सुंदरलैंड हो गया जो अंडमान निकोबार में पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है बिहार में। कहाँ? तो बिहार में हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा,
कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो लिनक्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इंटेल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर कंप्यूटर का बात करिएगा तो कंप्यूटर का जनक कौन है, जनक तो चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज हो गया जो कंप्यूटर का जनक है। चार्ल्स बेबेज है जो कंप्यूटर का जनक है। तो कंप्यूटर का जनक कौन सा हो गया, तो चार्ल्स बेबेज हो गया। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इंटेल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी लिनक्स याद रखिएगा, विंडोज और मैक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा कहा गया है कि 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था, तो ये 10 मई को शुरू हुआ था। 10 मई को 1857 का विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था, तो 10 मई को शुरू हुआ था। अगर 1857 की क्रांति का अगर बात करते हैं तो एक क्रांति बेसफील्ड राइफल की जगह पर आया था इनफील्ड राइफल आया था। तो बेसफील्ड राइफल की जगह पर इनफील्ड राइफल आया था और इसमें गाय और सुअर की चर्बी भरा हुआ था। गाय और सुअर की चर्बी भरा हुआ था और इसी के लिए मंगल पांडे ने इसको चलाने के लिए इनकार कर दिए थे और इनकार करने के बाद इस पर बहुत दबाव बनाया गया, जिसके कारण लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हुच को गोली मार दिए। अगर मंगल पांडे का अगर बात करिएगा तो मंगल पांडे पर दबाव आने के कारण लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हुच को गोली मार दिए थे। लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हुच को गोली मारने के कारण इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया था। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया था। कहाँ, तो बैरकपुर छावनी में इनको फांसी दे दिया गया। तो हम बताएं कि बेसफील्ड राइफल के जगह पर इनफील्ड राइफल आया था और इनफील्ड राइफल में गाय और सुअर के चर्बी भरा हुआ था और इसी की जानकारी जब मंगल पांडे को पता चला तो मंगल पांडे ने इनफील्ड राइफल को चलाने से इनकार कर दिया और इसलिए अंग्रेज ने इन पर बहुत दबाव बनाया और दबाव में आने के कारण ये लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट होच को गोली मार दिए और इसी के कारण इनको 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दिया गया। और इसी तरह से आगे भी प्रोटेस्ट चलते रहा और एक डिसाइड किया गया कब, तो 30 मई 1857 को विद्रोह का घोषणा हुआ, लेकिन 30 मई को ना होकर 10 मई को ये विद्रोह खड़ी हो गया। 10 मई 1857 का विद्रोह खड़ी हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था, तो 10 मई को शुरू हुआ था। लेकिन विद्रोह करना का डेट कब लिया गया था, तो 30 मई को लिया गया था, लेकिन पहले ही कर दिया गया 10 मई 1857 को ही विद्रोह शुरू हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। तो भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ा हुए हैं, तो 5 राज्यों का जुड़ा हुआ है। 5 राज्य में अगर बात करेगा तो वेस्ट बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया, अगर बात करेगा तो मिजोरम हो गया, फिर मेघालय है, मेघालय के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद हुआ असम। तो ये इतने राज्य है जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। तो 5 राज्य है जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न देखिएगा कहा गया है कि स्प्रिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा। बोला है कि स्प्रिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते को जलने पर कौन सा उत्पाद बनेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या बना देता है, तो MgO बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो यही उत्पाद हो गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न देखिएगा कहा गया है कि इनमें से कौन गणतंत्र भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। बोला कि इनमें से कौन है जो गणतंत्र भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है, तो प्रथम प्राप्त करता नहीं है एम विश्वेश्वरैया नहीं है। अगर बात करिएगा तो सी राजगोपालाचारी को भी मिला है प्रथम बार, CV रमन को भी मिला है और सर्वपल्ली राधाकृष्ण को मिला है। अगर बात करिएगा कि भारत रत्न पहली बार कब दिया गया था, तो 1954 में पहली बार दिया गया था। 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया था, जिसमें कौन कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी भी थे, CV रमन भी थे और सर्वपल्ली राधाकृष्ण भी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो भारत रत्न पहली बार दिया गया था उसमें विश्वेश्वरैया शामिल नहीं थे। अगले प्रश्न देखिएगा,
इस प्रश्न में देखिएगा, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खान मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो खान मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो खान मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में कौन सा आता है, तो तांबा आता है। क्षेत्राधिकार में कौन सा आता है, तो तांबा आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा है जो मिजोरम से नहीं जुड़ती है। मिजोरम से नहीं जुड़ती है, बोला किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। तो मिजोरम से नहीं जुड़ा हुआ है कौन सा, तो मेघालय। मेघालय है जो मिजोरम से नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी असम जुड़ा हुआ है, मणिपुरी भी जुड़ा हुआ है, त्रिपुरा भी जुड़ा हुआ है। अगर असम का बात करेगा तो मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क हो गया। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया। फिर माजुली द्वीप यहीं पड़ता है, माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, माजुली द्वीप हो गया। तो असम से जुड़े पॉइंट था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह की संकल्पना और डिजाइन किसके द्वारा की गई थी। बोला कि भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह का संकल्पना और डिजाइन किसके द्वारा किया गया था। तो डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा किया गया था। डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था, 2010 में किया गया था। 2010 में डॉक्टर उदय कुमार द्वारा किया गया था भारतीय रुपये का डिजाइन। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो हुमायूं और शेर शाह के सूरी के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में। 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा, तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था। अगर 1540 का अगर बात करेगा तो 1540 के बीच हुमायूं और शेर शाह के बीच ही लड़ा गया था। और इस युद्ध को कहा जाता है कनौज का युद्ध। कनौज का युद्ध हुआ था। कनौज का युद्ध कब हुआ था, तो 1540 में हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539 में हुआ था। और दोनों युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न देखिएगा, कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सतत विकास लक्ष्यों को परिभाषित किया गया। बोला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सतत विकास लक्ष्यों को परिभाषित किया। तो 2015 में परिभाषित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास को लक्ष्यों को कब परिभाषित किया था, तो 2015 में किया था। अगर संयुक्त राष्ट्र का अगर बात करेगा तो गठन कब हुआ था, तो 1944 में इनका गठन हुआ था। अगर संयुक्त राष्ट्र का अगर बात करेगा कि कितने भाषा है संयुक्त राष्ट्र में, कितने भाषा, तो भाषा कितने हैं, तो 6 है। अगर बात करेगा कि कितने अंग है, तो अंग भी कितना है, तो 6 है। अगर बात करेगा कि अस्थाई सदस्य कितने हैं इसमें, तो अस्थाई सदस्य 5 है। अस्थाई सदस्य 5 है जिनको पास वीटो पावर होता है। अगर बात करेगा कि अस्थाई सदस्य कितने हैं, अस्थाई सदस्य कितने हैं, तो अस्थाई सदस्य का बात करेगा तो 10 है। और जिसका कार्यकाल कितना होता है, तो 2 साल का कार्यकाल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न देखिएगा, कहा गया है कि आंत रस भोजन में मौजूद प्रोटीन के किन अणुओं में परिवर्तित करता है। बोला है कि आंत रस जो होता है वो भोजन में से मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करता है, तो अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। अगर हम बात करते हैं कि मुख गुहा, तो मुख गुहा से जब होते हुए जब अमाशय में पहुंचता है, तो ये हो गया अमाशय। अगर अमाशय के बाद होता है छोटी आंत, अमाशय के बाद क्या हुआ, छोटी आंत हुआ। तो इस तरीका से अगर बनाइएगा तो यहाँ जो आंत होता है वो आंत में जो जितना भी प्रोटीन होता है वो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा कि अमीनो एसिड में कहाँ बनता है, तो आंत रस है जो प्रोटीन है जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यही बात करेगा ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज में पूछ लेता है कि बताइए कि C6H12O6 जब जाइमेज की उपस्थिति में जाइमेज की उपस्थिति में बना देता है C2H5OH और प्लस CO2 प्लस H2O। इसको पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं किण्वन विधि। पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो किण्वन विधि कहते हैं। तो इस सारा प्रक्रिया जो हुआ है वो इसी को हम क्या कहते हैं, तो किण्वन विधि कहते हैं। C6H12O6 जब जाइमेज की उपस्थिति में बनता है तो C2H5OH प्लस CO2 प्लस H2O बनता है, इसी को हम किण्वन विधि कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अमीनो एसिड। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है
बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व आईएनए नेता है जो ब्रिटिश भारत के सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने के आरोप नहीं लगाया गया था। निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व आईएनए नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने के आरोप नहीं लगाया गया था? तो मोहन सिंह पर नहीं लगाया गया था, मोहन सिंह पर नहीं लगाया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है? तो निकट दृष्टि दोष का अगर हम बात करते हैं तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट की वस्तु दिखता है। अगर पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखता है और दूर की वस्तु नहीं दिखता है, और इसी के उपचार में हम कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर पूछेगा कि बताइए कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि का अगर हम बात करते हैं कि दूर दृष्टि दोष में होता है कि दूर की वस्तु दिखता है और निकट की वस्तु नहीं दिखता है, निकट की वस्तु नहीं दिखता है, और इसके उपचार में हम किसका उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसके उपचार में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष के उपचार में हम किसका करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) को जोड़ा गया था? तो 21(a) को किस भारतीय संविधान द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 को द्वारा 21(a) को जोड़ा गया था। इसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था और 21(a) में जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और किस में जोड़ा गया? तो 21(a) में जोड़ दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्त बता देते हैं कि इस सेट में आपको प्रश्न 85 तक ही देखने को मिला था, जो जीए का पार्ट हम करवा रहे हैं, और इसी तरीका से आगे जो प्रश्न है आपको मैथ और रीजनिंग है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऐसे मैथ का भी सेशन आता है, उसको भी आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से पेपर सेट किया जाता है मैथ का। तो अगर आपका ये सेशन पसंद आया है आपको, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर अपना राय दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।